You have coupon number, token number? हाँ, give it to us and please take your seat. Please take your seat. थैंक यू सर। नंबर देख लिया आपने? तो अभी आप अपना कास्ट, नाम और डिस्ट्रिक्ट नहीं बताएंगी। नाउ योर आइडेंटिटी इज दिस नंबर, सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द बोर्ड विद दिस नंबर ओनली। Okay, so my token number is 99 and I completed my graduation in political science from Delhi University and I completed my masters from Delhi University in political science in 2021 and I'm giving this attempt in 2022. Anything else you want to add? कुछ भी ऐसा जो लगता हो कि बोर्ड को बताना चाहिए? Yes sir, I have also done an internship in Ministry of Human Resource and Development on the works of Shyama Prasad Mukherjee. Okay. So tell us something about श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था और उन्होंने एक जनसंघ पार्टी की संरचना की थी 1951 में, जिसका मर्जर बाद में भारतीय जनता पार्टी में हो गया था। और सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोशल वर्क का काम कैलकाटा किलिंग्स के टाइम पर और ड्रॉट टाइम की जब सिचुएशंस थी उन्होंने काफ़ी एफिशिएंटली काम किया था। और सर, उन्होंने बंगाल को भारत का एक अभंग हिस्सा बनाने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अलावा सर, कश्मीर को भी वो हमेशा से एक असर्टिव इंडियन आइडेंटिटी की तरह देखते आए हैं। उनका एक खास स्टेटमेंट था कश्मीर को लेकर और कहा जाता है कि जब आर्टिकल 370 हटा तब जाकर वो पूरा हुआ। ये सर एग्जैक्टली याद नहीं है बट थोड़ा मुझे याद है, 2 निशान, 2 निषाद और 2 विधान नहीं होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने जब इतना अच्छा आपका DU से आप PG भी कर चुकी हैं और जो आपकी स्कॉलर वो भी है, वो भी काफ़ी ठीक रही है, परसेंटेज भी, तो फिर एकेडमिक्स को क्यों नहीं चुन रही हैं आप? क्यों ये सिविल सर्विसेज और वो भी UP PCS में आना चाहती हैं? सर, एकेडमिक्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने देश के युवाओं की नींव रख सकते हैं। मैं शिक्षा के विभाग में एक ऐसा एम्पावरमेंट शायद स्टार्ट कर सकती हूँ जहाँ मैं बच्चों को आगे एक फ्यूचर ग्रोथ की तरफ ले जा सकती हूँ। पर सर, मुझे लगता है सिविल सेवा मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ मैं एक मल्टीपल डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ को के लिए काम कर सकती हूँ। शिक्षा विभाग में मैं कहीं ना कहीं एक तरह से सीमित खुद को महसूस करती हूँ, इसीलिए सर मैंने सिविल सर्विसेज का प्लेटफॉर्म चूज़ किया। DU से आपने पढ़ाई की है, जब आप उत्तर प्रदेश के गाँवों के बारे में कुछ जानती हैं आप? यस सर। अभी भी जो इंफ्रा है चूँकि दिल्ली से बहुत अलग है, आप जब बांदा या चित्रकूट चली जाएंगी या बलिया चली जाएंगी तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत डस्ट उड़ती है और बहुत ही अलग तरह के चैलेंजेस हैं। तो आपको लगता है यू फील कंफर्टेबल दैट यू विल वर्क इन दैट सिचुएशन? यस सर, आई फील कि मैं कंफर्टेबल हूँ सिचुएशन में काम करने के लिए। सर, मैं पैदा एक गांव में ही हुई हूँ, हुमायूंपुर, मुरादाबाद के। तो और ऐसा नहीं है कि हमारी गांव से जो है नींव कम हो गई है। हम अभी भी अपने गांव जाते हैं, वहाँ की समस्याओं को भी देखते हैं, समझते हैं और वहाँ रहते भी हैं। तो मेरा सर, मुझे नहीं लगता कि मेरा जो एक जुड़ाव है गांव से वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। अच्छा, कितने गांव हैं लगभग यूपी में? सर, मोर देन 50,000। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। पूरे इंडिया में? सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, अभी चूँकि आप पॉलिटिकल साइंस की एक अच्छी स्कॉलर रही हैं, आपने ऑप्शनल भी वही चुना है। नवम रेबिया केस, ये क्या है? सर, नवम रेबिया केस जो है सर गवर्नर इशू से रिलेटेड है। और सर, मेरे को इतना ही अभी याद आ रहा है कि थोड़ा सा ये गवर्नर इशूज से रिलेटेड है। अगर मैं कहूँ ये भी गलत है, ये तो लेजिस्लेटिव स्पीकर से संबंधित है। सॉरी सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आपका टोकन नंबर 99 था। एनीथिंग यू वांट टू से पॉलिटी से ही रिलेटेड? 99 इज ए नंबर, ऑड नंबर, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ आपसे। एनीथिंग स्पेसिफिक यू कैन से अबाउट 99? सर, हमारा जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट है वो एक कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। तो इसमें कभी ना कभी इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म सामने आता है कि इसमें नेपोटिज्म और अंकल जज सिंड्रोम जैसे टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। तो इसको टैकल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने NJAC एक्ट लेकर के आए थे, अंडर द 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बट सर, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था और अभी सर रिसेंटली वापस से इसी चीज़ की डिमांड इंडिया में हो रही है। अच्छा, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने जब नल एंड वॉइड किया था? तो किसका हनन बताया था, क्या बताया था इसको? सर, सेपरेशन ऑफ पावर का हनन बताया था कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो जाएगा जुडिशरी में, और तीनों जो हमारी आर्म्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, उनको थोड़ा सेपरेट ही रहना चाहिए और उसमें अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए।
और बेसिक स्ट्रक्चर की बात, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का आपको लगता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वास्तव में मोनोपोलाइजेशन ऑफ जुडिशरी नहीं है? आप देखिए संविधान में, और डॉक्टर अंबेडकर साहब किसी ऐसी बात को लेकर नहीं आए, लेकिन लोगों ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट रच दिया। मुझे तो लगता है ये कॉन्स्पिरेसी ऑफ जुडिशरी है। सर जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे ऐसे जजमेंट्स भी दिए हैं जहाँ से जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनका एनरिचमेंट हुआ है और एम्पावरमेंट हुआ है। तो सर इसको पूरी तरीके से हम ऐसे कह दें कि पूरा हनन इसका किया जा रहा है तो शायद वो कहीं ना कहीं गलत होगा। बट सर ये चीज़ है कि अगर हम कोई भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरफ अगर आगे बढ़ता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बढ़ना चाहिए कि वो अपनी पावर को ओवररीच ना करे। अच्छा, आपको क्या लगता है, अब जैसे हमारा जो आज का विवाद है बहुत जो चर्चा में है, हमारे लॉ मिनिस्टर ने तो बहुत कुछ कहा, तो क्या होना चाहिए? कॉलेजियम प्रोसेस को ही कंटिन्यू होना चाहिए क्योंकि भाई जुडिशरी में फेथ है, बिलीफ है लोगों का, है ना? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, या सम बिकॉज ऑफ करप्शन और नेपोटिज्म, कुछ भी ऐसा हो, तो व्हाट इज योर टेक योर ऑन टाइम, और एक सोल्यूशन जहां पर ऐसा आए कि एक हम जो मिडिल पाथ या गोल्डन पाथ कहते हैं, ऐसा कुछ रचित हो जाए, क्रिएट हो जाए। सर मुझे लगता है कि इसमें हमें दोनों ही स्टेक्स को थोड़ा कंसिडरेशन में लेकर के चलना चाहिए, जुडिशरी को भी और एग्जीक्यूटिव को भी। हम जुडिशरी एक ऐसी कमिटी, एक ऐसा पैनल का सेटअप कर सकते हैं जो हमें ऐसे रिकमेंडेशंस दे कि हमें क्या करना चाहिए। फॉर से सर हम ये मान सकते हैं कि जो पैनल जुडिशरी को अपॉइंटमेंट के लिए हो उसमें जुडिशरी का भी इंटरफेरेंस हो और थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव का भी रोल रहे, ताकि दोनों ही जो पक्ष हैं उनको लगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम्प्लीटली इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी सर हो रहा है। थोड़ा और कॉन्क्रीट बताइए सर। जैसे कि हम मान सकते हैं कि अभी CJI और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस कॉलेजियम सिस्टम के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में होते हैं, तो सर एक ऐसी कमेटी बना सकते हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों और एग्जीक्यूटिव से सर लॉ मिनिस्टर हो सकते हैं, या फिर कोई भी एक हाईली डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट या फिर इस डिपार्टमेंट में जिनकी स्पेशलाइजेशन हो वो हो सकते हैं। अच्छा, कहीं और भी ऐसा सिस्टम है जहाँ डेमोक्रेसी है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर? कोई भी एक देश का नाम? सर USA। ऐसा है सर शायद आपने तो कंपैरेटिव स्टडी की होगी कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे उसके। सर ग्रेजुएशन में पढ़ा था बहुत टाइम पहले, तो भी इतना अच्छे से। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं अभी, जैसे आसाम में अभी क्या हुआ कि चाइल्ड मैरिज, आप चाइल्ड मैरिज को एक सेमफुल एक्ट मानती हैं या नहीं? मानती हैं। वहाँ के गवर्नमेंट ने CM के बेसिकली फैसले के बाद उन लोगों पे पॉक्सो लगा दिया, और यहाँ तक कि मैरिटल रेप जैसी चीज़ें भी लगाई, और जो बहुत ज़रूरी थे। बिकॉज मेरा अपना मानना है कि वन ऑफ द हीनियस्ट क्राइम, हम जो विकसित नहीं हुए भारत, अगर मिडिवल एज में देखें तो हमारी भी चाइल्ड मैरिज ने हमारे बच्चियों का पढ़ना, उनकी क्षमता, उनकी कैपेबिलिटी को सबसे ज़्यादा बाधित किया है। तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है पॉक्सो, आपका क्या मानना है? सर पॉक्सो एक्ट गवर्नमेंट ने लगाया है, इसका एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन भी अभी रिसेंटली दिखा है कि बराक वैली में जो कुछ मैरिजेस थी, अराउंड 100 मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस, वो कैंसिल आउट हो चुकी हैं। तो इसका एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, बट एक कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशन जो इसके सामने आ रही है कि उन बच्चियों का क्या जिनके साथ मतलब विवाह हुआ है, उनको कौन टेक केयर करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान में देना चाहिए कि बच्चों के पेरेंट्स को ये एडवाइजरी दे देनी चाहिए कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है और उनके एजुकेशन को आगे फर्दर आपको मतलब लेकर के जाना है, एजुकेशन के फील्ड में आगे मतलब उनका एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सब मुझे तो ये लगता है। तो अभी जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से जो एक जज ने जो फैसला दिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, कौन सही है? सर मुझे लगता है कि एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए, बट सर मुझे लगता है कि इसके अगेंस्ट केस रजिस्टर करने ज़रूरी है, वरना ऐसे क्राइम इंडिया में होते रहेंगे। क्योंकि चाइल्ड मैरिज इंडिया में अराउंड 25 to 30% का रेशियो है, चाइल्ड मैरिज आज भी इंडिया में होती हैं। तो अगर सर हमने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो हम इन चाइल्ड मैरिजेस को कर्ब करने में शायद असक्षम रहेंगे। अच्छा, इस राउंड का मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, आर्टिकल 44। हाँ जी सर। अब हम बहुत दिनों से, जब से संविधान है, हम आर्टिकल 44 को जान रहे हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हम कहते हैं नहीं थोड़ा समय लेना चाहिए, सामाजिक जागरूकता और बढ़नी चाहिए। तो 75 ईयर तो हो गए, अभी इस तरह हम रहेंगे तो 25 साल और लगेंगे। आपको लगता है जब एक तरफ भारत जैसा देश जो IPC 377 डिक्रिमिनलाइजेशन की ओर बढ़ चुका हो और दूसरी तरफ UCC पे कहता है नहीं वी हैव टू टेक टाइम, आपको क्या लगता है अगर आपको एक ऐसा मौका मिले, है ना, आप अथॉरिटी बना दी गई, एक सिचुएशन आई और आपके पास एक वोट है जिसको वीटो कहते हैं, और कल
तारीख है 19 फरवरी, आपके उस वोट से फैसला हो जाएगा कि इस देश में यूसीसी लागू हुआ या नहीं। ओनली टू थिंग, YRN, यस और नो। आप क्या करेंगी, किधर जाएंगी? सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लाना मुझे लगता है कि इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं और हर किसी के अपने पर्सनल लॉज हैं जिसके तहत हमारा देश मतलब आगे उनके पर्सनल उसमें चलता है। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस या फिर जो बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं उनमें काफ़ी रुकावटें इसको लेकर के आती हैं। तो सर मेरा मानना है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी तो है, बट सर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें थोड़ी कंसेंसस की भी ज़रूरत है सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ की और सारे स्टेक होल्डर्स की देश में। सर अभी मुझे लगता है जिस तरीके से यूसीसी इम्प्लीमेंट हो रहा है स्टेट वाइज स्टेट प्रोसीजर में कि डिफरेंट स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, मुझे लगता है सर इसी तरीकों को फॉलो करके हमें इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करना। मुझे तो लगता है जेंडर अनबायसनेस है ये पर्सनल रूल, और खासकर महिलाओं को लेकर। और आप एक तरफ महिला अधिकारों की बात करते हैं, आप वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं, उससे अच्छा तो यूसीसी है। ये सर यूसीसी है उससे अच्छा, बट सर मतलब इस चीज़ को हमें ध्यान में भी रखना होगा ना, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे डिस्टिंक्ट लोग हैं जिनको लगता है कि इससे डायरेक्टली हम उनके धर्म पे या फिर उनके व्यूज़ पे अटैक कर रहे हैं। हमें उनको ये चीज़ समझानी होगी कि ऐसा नहीं है। ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो सभी धर्मों पे और सभी जगह के लोगों पर एप्लीकेबल होगा। इससे हम किसी एक पर्सनल इंसान या पर्सनल कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ओके, Can you tell me what is lithium ion? यस सर अभी हमारे देश में लिथियम के रिजर्व्स जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं और सर इसका ये एक रेयर अर्थ मेटल है क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। और सर इससे हमारे देश में मुझे लगता है हम जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और सर एक ये भी चीज़ है कि चाइना में जो है मैक्सिमम रिफाइनरी, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 70% के आसपास रिफाइनरी लिथियम और की चाइना करता है। तो कहीं ना कहीं हम चाइना को भी इस चीज़ के थ्रू कर्व करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आजकल पूरा दुनिया चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है और यहाँ पर इंडिया एक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर कर आ सकता है। ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ लिथियम आयन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? व्हाट डू यू थिंक, हाउ इट इज़ गोइंग टू बूस्ट आवर इकोनॉमी? सर हमारा अभी गोल है 2070 तक हमें अपना नेट ज़ीरो एमिशन करना है। तो उसी के अगर हम व्यू पॉइंट से देखें तो सर इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं और जितने भी रेन्यूएबल एनर्जीज़ वगैरह हैं उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और सर इकोनॉमी में भी इस तरीके से हेल्प हमारी ये कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी चाइना पे काफ़ी ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है इस और इस रिफाइनरी प्रोसेस को लेकर के, तो इंडिया एक ऑल्टरनेटिव के रूप में आ सकता है। तो इससे इकोनॉमी भी इंडिया की बूस्ट करेगी। Have you heard about Tamizgum dispute? Sorry sir. Recently, Article 21 is in news, and our apex court has delivered many decisions where he mentioned the Article 21. Can you tell me some decisions in recent times? सर आर्टिकल 21 को रिसेंट टाइम में तो मेरे को राइट टू प्राइवेसी याद आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, पुट्टू स्वामी जो केस हुआ था उसको लेकर राइट टू प्राइवेसी वाला केस मुझे याद आ रहा है कि आधार कार्ड को लेकर के ये केस काफ़ी हाइप्ड हुआ था जब लोगों को लग रहा था कि आधार कार्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी आइडेंटिटी को लिंक करने के बाद लोगों की जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं सेफ़ नहीं है। तो उसी रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसको कहा जाता है कि यह गैंगलिंग एक्ट है। आप इसको सही मानती हैं ऐसा का जो कहा जा रहा है? सर इसको गैंगलिंग एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के फॉल्स जो केसेस होते हैं वो भी रजिस्टर करवाए जाते हैं। बट सर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को हम कम्प्लीटली नकार नहीं सकते हैं क्योंकि इसने भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड रखा है। और सर अभी अगर हम देखें तो एक सर्वे इमेजेस करके था, मुझे उसकी फुल फॉर्म तो याद नहीं है, बट उन्होंने बताया था कि अराउंड 60% जो विमेन है वो ये मानती हैं कि अगर उनका हस्बैंड उन पर हाथ उठाता है तो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो जहाँ पर ऐसी मानसिकता आज भी हमारे देश में है तो मुझे लगता है कि सर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही हमें जागरूकता पे भी काम करने की ज़रूरत है, महिलाओं को ये समझाने की और उन्हें ये बताने की भी ज़रूरत है कि हमारे देश में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं
जो उनके लिए काम कर रहे हैं और उनको डरने की या मतलब एक सप्रेशन वाले जोन में रहने की आवश्यकता नहीं है। मतलब गैंगलिंग एक्ट नहीं है आपके दृष्टिकोण में? सर एग्जैक्टली गैंगलिंग नहीं कह सकते हैं, बट सर हाँ फॉल्स केसेस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने वर्डिक्ट में कहा है कि 80% केसेस तो फॉल्स हैं, इसमें फंसाया जा रहा है सबको। ये एक हथियार के रूप में महिलाओं को मिल गया है और वो फंसा रही हैं बहुत सारे। पता चलता है कि जिस महिला ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस किया उसकी ननद यूएसए में रह रही है, लेकिन केस में उसने उसका नाम मेंशन कर दिया। ये तो प्रूवन फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का खुद वर्डिक्ट आया इस पर। ये सर फॉल्स केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, बट सर कभी कभी ये भी तो होता है ना कि जब हम फॉल्स केसेस की इंक्वायरी कर रहे होते हैं उसमें भी तो फॉल्सनेस हो सकती है सर, कि जो उन लोगों ने उधर से क्लेम किया है क्या पता उनमें भी गलतियाँ हों। ये सही यार, आपका ऑप्शन है ना? ये सर। पॉलिटिक्स, पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस, इन वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? सर पॉलिटिकल साइंस इज़ बेसिकली आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, और सर पॉलिटिक्स इज़ अबाउट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड उनके फ्रेमवर्क के बारे में है। और सर पॉलिटिकल मतलब वर्ड हम जनरली यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हमें पॉलिटिक्स को लागू करना है। व्हाट इज पॉलिटी? पॉलिटी सर एक ग्रीक टाइम पर ये वर्ड यूज़ किया जाता था सिटी स्टेट्स के लिए, एक छोटी यूनिट्स के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सब्जेक्ट पॉलिटी होता है, फिर हम लोग उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ने लगते हैं? सर पॉलिटी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम पॉलिटी से हमारा मतलब है हम एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसको कहते हैं सिटी स्टेट की, हमें उस सिटी स्टेट को किस तरीके से गवर्न करना है। तो सर उसको गवर्न करने के लिए मुझे लगता है हमें संविधान की ज़रूरत है, इसीलिए हम इसमें शायद कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। अरस्तु और प्लेटो के थिंकिंग में दो बेसिक डिफरेंस बताइए। सर अरिस्टोटल ने कहा था कि वो प्लेटो का स्टूडेंट है, लेकिन वो उससे डिसएग्री करता है। सर पहला रीज़न तो ये है कि प्लेटो एक आइडियल सोसाइटी की बात करता है अपने वक्त द रिपब्लिक में, लेकिन अरिस्टोटल जो है वो बेस्ट पॉसिबल जो पॉलिटी है उसकी बात करता है। और सर दूसरा डिफरेंस उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में है, और क्योंकि प्लेटो बोलता है कि आइडियल सिचुएशन है और आइडियाज़ जो हैं वो सुप्रीम होते हैं, लेकिन अरिस्टोटल बोलता है कि जो वर्च्यूज़ हैं या फिर जो आइडियाज़ हैं उनको इंसान ओवर द टाइम विद द हेल्प ऑफ इट्स वर्क अपने काम से और लगातार अगर उस पर कोशिश करता रहेगा तो डेवलप कर सकता है। इतना टाइम हो गया, रसिया और यूक्रेन का वार कंक्लूड क्यों नहीं हो पा रहा है? सर रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उस पर पूरे वर्ल्ड पर इम्पैक्ट पड़ा है और पूरे वर्ल्ड का इंटरेस्ट उसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सर रशिया को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि यूक्रेन जो है वो नाटो ग्रुप में चला जाएगा तो उसके बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाएंगी, तो वो इस चीज़ को रिस्क पर नहीं डाल सकता है। और सर यूक्रेन ने भी इस युद्ध में अभी तक हार नहीं मानी है, वो अभी भी कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, और यूएसए भी और बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ उसको हेल्प कर रही हैं। तो सर जब इतना ज़्यादा पूरा मास लेवल पर ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसको थोड़ा सा कम होने में वक्त लग जाता है। पॉसिबल सोल्यूशन इसका क्या है? इसका पॉसिबल सोल्यूशन है कि कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए रशिया के बीच में और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कंसेंसस डेवलप होनी चाहिए। और जिस तरीके से रशिया सर ये डिमांड भी कर रहा है कि यूएसए अपना जो है मतलब प्रीवियस स्टेटस पर चला जाए और मतलब जो रशिया के आसपास की कंट्रीज़ हैं उनको नाटो में ना ले, तो सर रशिया यूएसए को भी इन सारी चीज़ों को थोड़ा कंसिडरेशन में लेना चाहिए। और सर रशिया को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर हम बार बार युद्ध की तरफ आगे बढ़ेंगे या फिर अगर दूसरी कंट्रीज़ को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लियर सॉल्यूशन मुझे समझ में नहीं आया जो आपने आंसर दिया। सर क्लियर सॉल्यूशन मुझे लगता है इसका बातचीत से ही निकल करके आ सकता है कि मतलब ये दोनों देश मिलकर बैठें और अपने पॉलिसीज़ को लेकर के डिसाइड करें, बात करें कि क्लियर कर कन्वर्सेशन है। हाँ सर, कन्वर्सेशंस के लिए बहुत ज़्यादा। बजट अभी हाल ही में पेश हुआ है, कुछ देखा उसका प्रोविजन आपने? सर थोड़ा सा देखा है। अच्छा, मोटा मोटी अगर बात करें तो कि फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा? सर फिस्कल डेफिसिट मतलब जितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और जितना हमारा इनकम है टोटल उसका जो डिफरेंस होता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। क्या ट्रेंड है, हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सर रिसेंटली कोविड जब से आया था तब से हमारा थोड़ा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है, कुछ 9% पे शायद पहुंच गया था और अभी लेकिन हमारा थोड़ा घट गया है, 6.5% आसपास हमारा फिस्कल डेफिसिट आ गया है। ठीक है सर। आयुषी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम? सर मेरे नाम का मतलब है लंबी आयु। लंबी आयु। देयर इज़ अ डिपार्टमेंट विद द नेम आयुष, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? सर आयुष, योगा, उनानी, सिद्धांत, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। टेल मी, योर हॉबी इज़ कुकिंग, व्हाट डू यू कुक? सर मुझे ऐसे पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड्स
और सर नूडल्स, राजमा राइस। नो इंडियन फूड यू कुक? ये सर राजमा राइस मतलब मेरा फेवरेट भी है, मुझे बनाना भी पसंद है। और सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मसाला so far as health goes? Are they micronutrients that are being supplied in our dietary to fulfill our dietary requirement, or is it something else just for taste buds? सर स्पाइसेस हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे आउटर बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। जैसे कि हम हल्दी यूज़ करते हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सर करी पत्ता हम यूज़ करते हैं, वो भी स्टमक के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। गार्लिक और सर ये सब भी यूज़ करते हैं, हमारे कफ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो इनकी सर मेडिसिनल इंपॉर्टेंट बहुत है। मेथी हमारे बालों के लिए भी अच्छी रहती है और हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। ओके, व्हाट इज़ योर फादर डूइंग? सर माय फादर इज़ नॉट अलाइव। Okay, sorry. Tell me the indices of various parameters so far as UP goes. The indices are very, very poor. One of the BIMARO states, isn't it? Being a lady, the law and order situation nowadays, it is proclaimed that things are improving and things have changed or changing for a better. My question is, supposing you are posted in a place where the criminal activities are still going on, how will you handle the situation being a lady? सर अगर कोई क्रिमिनल सिचुएशन चल रही है जहाँ पर मैं अपॉइंटेड हूँ, तो सर पहले मैं ये इंश्योर करूँगी कि जितने भी आसपास के पुलिस स्टेशंस हैं या थाने हैं, वहाँ पर मैं रिपोर्ट करूँ, कॉल करूँ और उन लोगों को गैदर कर सकूँ, ताकि मेरे पास एक अच्छे अमाउंट में पुलिस फोर्स रहे जब मैं उस सिचुएशन से टैकल करूँ। उसके अलावा सर मैं पीस कमिटीज़ बना सकती हूँ उस एरिया के लिए, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोन रहता है इन सब चीज़ों से लेकर के। और सर उसके बाद अगर मैं उन सब चीज़ों को हैंडल करने में सक्षम रही, तो उसके बाद भी मैं एक अवेयरनेस कैंपेन उस एरिया में चलाना चाहूँगी, ताकि लोगों को मैं जागरूक कर सकूँ कि ऐसे क्राइम्स या ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे या ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हार्म किया है, उन लोगों को सर मैं स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लूँगी और रिपोर्ट उनके अगेंस्ट फाइल करना चाहूँगी। What action? Strict action involves what? सर रिपोर्ट उनके अगेंस्ट मैं मतलब फाइल करना चाहूँगी। और सर उस एरिया में मतलब धारा अभी आपने एक रिसेंट घटना देखी होगी जहाँ इंक्रोचमेंट हटाने के दौरान एक माँ और एक बेटी ने आत्महत्या कर ली, एंड अ केस वाज, इंस्टेड ऑफ योर फाइलिंग द ब्यूरोक्रेट फाइलिंग अ केस अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, FIR हैज़ बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट देम, है ना, उन्हीं के अगेंस्ट FIR हो गया। ऐसी सिचुएशन क्यों अराइज हुई होगी? आपको क्या लगता है क्यों ऐसी सिचुएशन अराइज होगी? क्या किया होगा? सारे पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की, उनको ऐसे ही झोंक दिया, जस्ट दे आर द स्केपगोट्स। व्हाट डू यू फील? सर ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि उनकी प्रेजेंस में इतना बड़ा वहाँ पर मतलब सीन हो गया है कि 2 लोगों की जान चली गई है। तो सर इसमें तो मेरी तरफ से सब बड़ा यही है कि नेग्लिजेंस रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का उन लोगों ने। तो SDM के अगेंस्ट जो FIR लॉन्च हुआ है वो यू फील दैट इज करेक्ट? सर मतलब पहले तो इस पे थोड़ा आपको एक एहसास है, एक DM, एक SDM, उसके नीचे कितने लोग होते हैं, मीन्स एक कितनी जनसंख्या को वो मैनेज करना उसका जिम्मा होता है। एक आदमी, आप खड़ी हैं, आपके सामने आग में कूद जाए, सर पहले तो एक कोई कमेटी क्रिएट करनी चाहिए जो इस पर वो एकदम दिस इज सो स्पॉन्टेनियस दैट यू डोंट हैव एनी टाइम, रिस्पॉन्स टाइम इज नियरली जीरो। व्हाट विल यू डू? एंड यू आर बीइंग alleged to be the, as you say, it was a act of ignorance on your part that you could not save that life. सर आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इग्नोरेंस। अगर मेरे पार्ट से ये गलती हुई है कि उस एरिया में आपने क्या गलती की? आप तो वहाँ गई थी इंसिडेंट्स को चेक करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली दैट हैपेंड। सर मैं जो मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे उनसे बात करूँगी, उनसे माफ़ी मांगूंगी और अपने दायरे में मैं जो कर सकती हूँ उस परिवार के लिए वो पूरा करने की कोशिश करूँगी। एक पैट्रियार्की और वुमेन दोनों एक ऐसा 2 साइड्स ऐसे कॉइन के माने जाते हैं। आपको क्या लगता है पैट्रियार्की पर से इज़ रॉन्ग? अपने आप में पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता जो है, क्या वो अपने आप में गलत है? सर पैट्रियार्कल मॉडल जो है मुझे तो लगता है कि सर गलत है, क्योंकि लोग इसका बहुत ज़्यादा मतलब अब जो मेल सोसाइटी है हमारी कंट्री की, उनको लगता है कि वो महिलाओं के कहीं ना कहीं बहुत ऊपर स्टैंड करते हैं और उनको हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर हम अपने इंडिविजुअल फैमिली में भी देखें
तो वेमेन को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। उनको क्या काम करना है वो भी उनके परिवार डिसाइड करता है, उनका हस्बैंड डिसाइड करता है। काफ़ी बार एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है कि आपकी शादी हो जाती है उसके बाद आप जॉब नहीं करेंगे। मैं आपसे यही जो सुनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लिसन दिस स्टेटमेंट फ्रॉम यू। आपकी मैरिज हो जाती है, आप एक अच्छे ओहदे पर बैठी हैं, तो दिस सिचुएशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल कम, हाउ विल यू हैंडल इट? योर हस्बैंड सेज डोंट गो आउट, just resign, you have a bright career ahead waiting for you, what will you do? सर आई फील मैं जब शादी करूंगी तो मैं सबसे पहली क्वालिटी अपने लाइफ पार्टनर में ये देखूंगी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग so you will not, so people are so deceptive, you know. Yes sir. What will you do? उस समय आपसे मैंने सारे वादे कर दिए कि भाई हाँ हाँ whatever you saying is okay, perfectly all right. As time passes by, one day your husband says no, enough is enough. आप दिन भर मीटिंग में रहती हैं, शाम में आपको वहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखना है, यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर मी माई फैमिली, जस्ट क्विट द जॉब एंड लेट्स हैव अ रिलैक्स्ड लाइफ बिकॉज आई एम कैपेबल ऑफ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, सो दैट इज़ नॉट एन इशू. What will you do with that? सर मैं पहले तो उनसे बात करने की कोशिश करूँगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी कि मेरा जो काम है वो समाज के लिए कितना ज़रूरी है, मैं कितने सेक्टर्स में जाकर कितने लोगों की मदद करती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रही हूँ. और सर अगर उसके बाद भी वो मेरे काम को, मेरी प्रोफाइल को नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, तो सर शायद मैं सेपरेशन का डिसीजन भी ले सकती हूँ. अच्छा, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? सर जुडिशियल रिव्यू इज़ बेसिकली जुडिशरी जो भी अपने डिसीजन लेता है उसके पास उसको रिव्यू करने की पावर होती है, और जो भी अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के डिसीजन होते हैं, अगर जुडिशरी को लगता है दैट इट इज़ एनक्रोचिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन और इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू करके नल एंड वॉइड कर सकता है. सारी चीज़ों को कर सकता है? ऐसा कोई शेड्यूल है जिसमें अगर आप किसी एक्ट को प्लेस कर दें तो दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू? ये सर 9th schedule. So why government did not place this 99th amendment that under 9th schedule? Why it was intentionally left to the judiciary when it was a conflict of interest between the judiciary and legislature? Why they did not think of doing this? सर 9th schedule में मेजरली वही इश्यूज़ हैं जो मतलब लैंड रिलेटेड हैं या फिर बहुत ग्रेव सिचुएशंस हैं. और सर शायद सुप्रीम कोर्ट ने केशव भारती केस के बाद ये भी बोला था कि उसके बाद जो भी 9th schedule में प्रोविजंस हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है. और सर अगर गवर्नमेंट NJAC जैसे इतने बड़े डिसीजन को भी 9th schedule में रख देगी तो एक नेगेटिव इंप्रेशन गवर्नमेंट का भी जाएगा टूवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया कि गवर्नमेंट जो है वो ओवर सेंट्रलाइज्ड हो रही है. ओके, ये बुलडोजर कल्चर बहुत तेज़ी से इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक ए वाइल्ड फायर. Don't we have lost trust in our institutions like judiciary, police, administration, that without taking cognizance of the facts, we are just taking a bulldozer, bulldozing the things? Don't you feel? सर बुलडोज़र का जो प्रावधान है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसको पहले किसी एक्ट में अमेंडमेंट भी किया गया है और ये बोला गया है कि अगर कोई भी इलीगली प्रॉपर्टी को एनक्रोच करेगा या फिर कोई भी क्रिमिनल अगर अन्य मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी पर हम मतलब बुलडोज़र का या फिर उसी से वो डायरेक्टली हम वसूल करेंगे जितना भी वो देश का नुकसान करेगा. एक अच्छी सी कंस्ट्रक्शन बनी हुई है, यू टेक इट ओवर, व्हाई आर यू बुलडोजिंग इट? यू टेक इट ओवर, गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू टेक ओवर द प्रॉपर्टी, व्हाई आर यू बुलडोजिंग इट? सर शायद एक मैसेज इससे जा सकता है जितने भी हमारे देश में क्रिमिनल्स हैं या फिर गलत. जैसे कोई बाहर आज एक और स्टेटमेंट आया है किसी अमेरिकन बिलियनियर्स का. हाँ जी सर. अबाउट द इंडियन डेमोक्रेसी एंड पर्सनली अबाउट दिस प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सर मुझे लगता है प्रधानमंत्री देश की पहचान है और अगर कोई भी बाहरी संस्थान या बाहरी इंसान हमारे प्रधानमंत्री पे इस तरीके के मतलब इल्ज़ाम लगाती है या स्टेटमेंट देती है, डायरेक्टली उनको चैलेंज करने की कोशिश करती है, तो इससे प्रधानमंत्री तक नहीं हमारे पूरे देश के लिए एक गलत मतलब चीज़ है. हमारे एज अ इंडिविजुअल भी हमारे ऊपर भी ये निशान डायरेक्टली जाते हैं. अच्छा, ऐसा नहीं लगता जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, हमारी रैंक सुधरती है, हम इसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करते हैं, पॉपुलराइज करते हैं, लेकिन जब हम हंगर इंडेक्स में आते हैं या डेमोक्रेसी के इंडेक्स में आते हैं तो वहाँ हमारा स्थान बहुत नीचे होता है, तो हम कहना शुरू कर देते हैं नहीं नहीं वो तो गलत है, मेलेफाइड इंटेंशन है. तो ऐसा नहीं लगता कि हम स्वीकार नहीं पा रहे हैं अपने क्रिटिसिज्म को? पर सर हंगर इंडेक्स में अगर हम देखें तो पाकिस्तान को भी हमसे ऊपर रखा जाता है काफ़ी टाइम पर. पाकिस्तान की अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो वो कितने ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है. वहाँ पर इन्फ्लेशन 30-40% पहुँच गया है.
तो सर कहीं ना कहीं तो मैं मानती हूँ कि इसमें इस चीज़ का थोड़ा इंडिया की इमेज को शायद नीचे गिराने के लिए किया जाता है। बाकी सर एक एक्सेप्टेंस का भी शायद इशू हो सकता है, क्योंकि अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कभी कभी पहुंच नहीं पाती हैं, तो इसीलिए भी जो हम हंगर के इशू है कम्प्लीटली उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इंडिया इज ए नेशन स्टेट और स्टेट नेशन? इट्स अ नेशन स्टेट। Okay, so last question from the board. You have read many thinkers, Western, Rousseau, Plato, Aristotle, Socrates and all, and even in Indianism. So who is your favorite thinker, political thinker, and why? सर मेरा फेवरेट पॉलिटिकल थिंकर जॉन स्टुअर्ट मिल को मैं कहूँगी, क्योंकि सर उन्होंने उस टाइम पर विमेन के सब्जुगेशन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई थी, और उन्होंने ये बोला था कि जो विमेन में भी उतनी कैपेबिलिटी है टू रीज़न एज मैन, तो उनको भी इक्वल राइट्स डेमोक्रेसी में, इलेक्शंस में, हर चीज़ में मिलने चाहिए। Okay, thank you. You can go now. Thank you.